नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और TV9 रिपोर्टर पर हमले के मामले में हुई FIR के बारे में इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, BNS की धारा 118 के तहत केस दर्ज हुआ है। गंभीर चोट पहुंचाने पर FIR दर्ज की गई है। मोहन बाबू की बर्बरता के खिलाफ देश में जिस तरीके से गुस्सा सामने आ रहा है, उसको लेकर एक तस्वीर और अपने सहयोगियों से करूंगी बात। इससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां जानिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए खबर आ रही है कि BNS की धारा 118 के तहत केस दर्ज किया गया है और TV9 रिपोर्टर पर हमले की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसी के तहत FIR दर्ज हुई है एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ। दो तस्वीरें अब एक साथ होंगी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए यह साफ है कि कैसे TV9 के हमारे सहयोगी के ऊपर इस हमले को अंजाम दिया गया और साथ ही ये देखिए कि किस तरीके से पूरे मामले पर एक्शन को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर उस FIR की आपके सामने। TV9 रिपोर्टर रंजीत ने सवाल किया, सवाल करते ही मोहन बाबू भड़क गए और माइक छीना और कैसे हमला किया, ये उसी वक्त की तस्वीर है। मौके पर पुलिस मौजूद थी। अब इसी केस में FIR भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल FIR को देखते हुए इस वक्त की जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि BNS की धारा 118 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये BNS की धारा 118 है क्या, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि मोहन बाबू पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 118 के तहत 3 केस दर्ज किए गए हैं। जहां जानिए कैसे धारा 118 के प्रावधान क्या है, क्योंकि BNS की धारा 118 है क्या, खतरनाक हथियार या किसी साधन से गंभीर चोट पहुंचाना, जिसकी तस्वीर भी फिलहाल आप देख रहे हैं और FIR में ये धारा लगाई गई है। आरोपी व्यक्ति पीड़ित को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। हालांकि ये भी देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आज क्या सजा संभव है? कोर्ट से दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद भी हो सकती है और इंपॉर्टेंट यह है कि 20,000 का जुर्माना भी लग सकता है। तो BNS की जिस धारा के तहत 118 के तहत इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं TV9 रिपोर्टर रंजीत के बारे में, क्योंकि रंजीत इस वक्त गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। TV9 रिपोर्टर रंजीत को कई जगह पर चोट लगी है। TV9 रिपोर्टर रंजीत का अस्पताल में जिस तरीके से इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स उनकी सेहत को लेकर एक इनपुट भी दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, पुलिस के सामने मोहन बाबू ने जिस तरीके से हमला किया है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन अब हॉस्पिटल में एडमिट हमारे सहयोगी रंजीत की क्या स्थिति है, किस तरीके से उनको एग्जामिन किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर वार किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, क्या उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, इसी को एग्जामिन करते हुए हॉस्पिटल के अंदर की ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि आपको बता दें, घटना की पूरी जानकारी इस वक्त रंजीत के साथ बातचीत करते हुए भी हमारे पास ये खबर है कि पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन ली है। लेकिन टॉलीवुड एक्टर और प्रमुख फिल्मी परिवारों में से एक मंजू फैमिली के घर में हो रहे विवाद को कवर करने के लिए TV9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू ने हमला कर दिया और इस हमले में रिपोर्टर रंजीत घायल हुए हैं, गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। रंजीत को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब TV9 रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको गंभीर चोटें आई हैं, जो अभी तक एग्जामिन हुआ है, उसके बाद उनकी एक्सरे रिपोर्ट क्या बता रही है ये जानिए। सिर के बाएं हिस्से में 3 जगह पर उन्हें चोट आई है। ज़ाइगोमैटिक बोन में फ्रैक्चर हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त अंदर हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे, जिस वक्त रंजीत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनको एग्जामिन किया गया, अब उनकी एक्सरे रिपोर्ट के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सिर के बाएं हिस्से में 3 जगह पर चोट आई है। तो गंभीर चोट जिस तरीके से इस वार में हमारे सहयोगी रंजीत को आई है, उसकी अब फिलहाल आपको बता दें एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर यह इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं और सवाल पूछने पर जिस तरीके से हमला हुआ वो तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन अब पुलिस से बचने के लिए मोहन बाबू की एक तरकीब को लेकर भी खबर जानिए, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं मोहन बाबू। 10:30 बजे पुलिस के सामने उन्हें पेश होना था, लेकिन हाई BP का बहाना करके वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अब मोहन बाबू से TV9 नेटवर्क की जो मांग है ये भी जान लीजिए, क्योंकि मीडिया से माफी मांगे मोहन बाबू। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से मोहन बाबू ने हमारे सहयोगी के ऊपर वार किया, हमला किया, इसीलिए अब माफी की मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, रिपोर्टर से हुई बर्बरता पर माफी मांगी जा रही है। मोहन बाबू पर पुलिस एक्शन ले, मोहन बाबू को हमले की सजा जरूर मिले और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन हुआ है, FIR दर्ज हुई है,
आपको हम इस बीच ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अब हॉस्पिटल में एडमिट रंजीत को लेकर भी खबर आ रही है, जहां उनको गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें, टीवी9 रिपोर्टर रंजीत पर मोहन बाबू के हमले के बाद की एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, जहां रिपोर्टर रंजीत कैसे चोट लगने के बाद कान पर हाथ रखते हुए नजर आए और चोट लगने के बाद रिपोर्टर रंजीत कान और गाल पकड़कर काफी देर तक इसी तरह बैठे रहे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज्यादा दर्द बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोशिश ये की गई कि रंजीत को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और आसपास जितने भी मीडिया सहयोगी थे वो सब उनको जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए। हालांकि ये तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि हम आपको बता दें टीवी9 रिपोर्टर रंजीत की एक्सरे रिपोर्ट अब सामने आई है। जिस तरीके के दर्द उन्हें हो रहा था इमीडिएट इस हमले के बाद, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और मोहन बाबू की बर्बरता के ये निशान अब उनकी इस एक्सरे रिपोर्ट के जरिए सामने आ चुके हैं, क्योंकि सिर के बाईं तरफ चोट के निशान बताए जा रहे हैं। रंजीत की ये एक्सरे रिपोर्ट जिसमें यह साफ हो गया कि जहां देखिए ये हमले के बाद की बिल्कुल वो तस्वीर है जब वो कान के ऊपर हाथ लगाकर बैठे थे और उन्हें काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अब उन्हीं की ये एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां सिर की बाईं तरफ पर चोट के निशान हैं और ये एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर उनका इस वक्त जिस तरीके से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आपको बता दें ज़ाइगोमैटिक बोन में फ्रैक्चर कोई बात सामने आई है डॉक्टर्स के जरिए और 3 जगह पर चोट बताई जा रही है। हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट रंजीत का इस वक्त इलाज चल रहा है, क्योंकि 3 जगह पर गंभीर चोट की बात कही जा रही है। हालांकि चेहरे का आकार ये बदल सकता है। ये जान लीजिए कि जिस बोन पे फ्रैक्चर हुआ है उससे होता क्या है, चेहरे का आकार बदल सकता है, बोलने में उन्हें दिक्कत हो सकती है, आंखों की समस्या तक हो सकती है, यहां तक कि दर्द जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है उसी के तहत उनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। लेकिन हैदराबाद में एक्टर मोहन बाबू के घर पर अब पुलिस पहुंची है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिपोर्टर पर हमले के मामले में पुलिस अब उनसे सवाल जवाब करना चाहती है। पुलिस उनके घर पर पहुंची है। टीवी9 रिपोर्टर पर हमले का यह मामला, जिसको देखते हुए एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस इसी मामले की जांच के तहत एक्टर मोहन बाबू के घर पर पहुंची है। और ये उसी वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीवी9 रिपोर्टर पर हमले के इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे सवाल जवाब करने के लिए मौके पर पहुंची एक टीम। इस बीच मोहन बाबू की बर्बरता और जिस तरीके से ये हीरो विलन बन चुका है उसकी एक एक तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा विवाद भी अब जान लीजिए, क्योंकि बेटे मनोज के साथ प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और बेटे के खिलाफ केस भी चल रहा है। विवाद कवर करने के लिए ही मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे थे। मोहन बाबू से सवाल पूछा और सवाल पर मोहन बाबू को जिस तरीके से गुस्सा आया उसकी तस्वीर आपके सामने है। नाराज मोहन बाबू ने कैसे हमला किया, माइक से हमारे सहयोगी पर वार किया, माइक से रिपोर्टर के सिर पर मारा। हमले में रिपोर्टर घायल हुए हैं, सिर पर गंभीर चोट भी आई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, हीरो हैं तो क्या किसी पर भी हमला कर देंगे? रसूखदार हैं तो हमले का अधिकार कौन दे रहा है आपको? सवाल पूछने पर मीडिया पर हमला क्यों किया? मोहन बाबू मीडिया से माफी कब मांगेंगे और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है? क्योंकि मोहन बाबू के गुंडों पर एक्शन होगा कब, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और यही 2 तस्वीरें जिसमें हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ फिल्म में हीरो का किरदार निभाने वाले मोहन बाबू असल जिंदगी में विलन बन चुके हैं और उसी की ये तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से उन्होंने हमारे सहयोगी के ऊपर हमला किया। अब तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे तेलुगु फिल्म जगत के ये हीरो अचानक एक सवाल पर विलन बन गए। और इस बीच मोहन बाबू के हमले के विरोध में मीडिया कर्मियों के प्रदर्शन को लेकर भी खबर है, जहां टीवी9 रिपोर्टर रंजीत पर हमले का विरोध जताया जा रहा है और साथ ही पत्रकारों ने मोहन बाबू से माफी की भी मांग की है। हैदराबाद के पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। मोहन बाबू చెప్పండి मोहन बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस बीच बता दें कि हैदराबाद के पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग के तहत अब माफी की मांग भी की है। पत्रकारों ने मोहन बाबू से माफी की मांग की है, क्योंकि जिस वक्त टीवी9 रिपोर्टर रंजीत पर यह हमला हुआ उस वक्त तमाम सहयोगी इसी तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। इस पूरे विवाद पर उनसे सवाल हो रहा था। लेकिन यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जहां पत्रकार एकजुट होते हुए अब कार्रवाई की मांग को लेकर
एकजुट होते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मीडिया पर मोहन बाबू के हमले से जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं, जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद मोहन बाबू पुलिस से बचने के लिए अब बीपी का बहाना बना चुके हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जांच पड़ताल के लिए हैदराबाद में पुलिस उनके घर पर पहुंची है। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन वो वहां पर नहीं है। और हैदराबाद में मीडिया कर्मियों ने मोहन बाबू से माफी की मांग के साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग की है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है हमारे एक और सहयोगी मोहन बाबू इस वक्त हमें आपको बता दें, जिस तरीके से पूरे मामले पर माफी की मांग की जा रही है मोहन बाबू से। नूर मोहम्मद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नूर, अब इस पूरे मामले पर एक्शन को देखते हुए, माफी की मांग को देखते हुए क्या तमाम जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं? हॉस्पिटल से रंजीत की सेहत को लेकर क्या खबर, पुलिस की तरफ से मामले पर कार्रवाई को लेकर क्या खबर? देखिए, कल से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मोहन बाबू रंजीत पर हमला करने के बाद वो नाटकीय तौर पर एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। अभी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। मोहन बाबू जिस वक्त आए थे वो कोई ज़्यादा उनकी हेल्थ कंडीशन उतनी बैड नहीं थी। अभी तो डॉक्टर ने पूरी तरह उनका मेडिकल रिपोर्ट ही लाकर सामने रख दिया है। देखिए, वो नॉर्मल है, पूरी तरह उनकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरह नॉर्मल है। उनको थोड़ा ज़्यादा सोचने से, थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेने से थोड़े बहुत दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से एक 24 आवर्स हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद वो जाना चाहे तो उनको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात तो लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं के तहत एक्शन की बात हो रही है, क्या सजा हो सकती है इन धाराओं के तहत मोहन बाबू को? देखिए, बीएनएस के तहत जो सेक्शन से लगाई गई है वो काफ़ी पेचीदा है। इस चीज़ का अंदाज़ा मोहन बाबू के वो उससे बचना चाहते हैं। देखिए, ऑलरेडी हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी फाइल की गई है उनके बेटे विष्णु की तरफ से। वो लंच मोशन में वो पिटीशन बेंच पे आएगी और उस पर बेल पे चाहते हैं कि एंटीसेप्टिक बेल ले लें। देखिए, जिस तरह से मोहन बाबू ने कल से जो साजिशें रचाई थी, जिस तरह से उन्होंने कानून से बचने के लिए जिस तरह का हथियार जो इस्तेमाल किया था, वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गया। मेडिकल की रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि उनका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी नॉर्मल है। अब देखना होगा कि हैदराबाद पुलिस जिस तरह से उनको आज 10:30 बजे हाजिर होने की बात की थी, उधर मनोज नहीं गए, इधर वो बता रहे हैं कि हमारे पापा हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से हम लोग नहीं आ सकते, ये रीज़न उन्होंने बताया। और दूसरी तरफ हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटीसेप्टिक बेल ले लें। देखिए, दूसरी तरफ रंजीत की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको जो चोट लगी थी उसको डॉक्टर अब कह रहे हैं, पूरे मुआयना करने के बाद बता रहे हैं कि उनको सर्जरी करना ज़रूरी है। सर्जरी के बाद ही रंजीत की हालत थोड़ा सुधार आ सकती है। अभी फिलहाल तो डॉक्टरों की टीम उनको ऑब्जर्वेशन कर रही है। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लगातार उन पर एक कड़ी नज़र रखी गई है। देखिए, जिस तरह से मोहन बाबू के ऊपर जो एफआईआर हुई उस पर पूरी तरह पुलिस पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीमें उनके घर पर भी पहुंची है, मगर एक तरफ मनोज मीडिया के साथ है और उनके बड़े भाई पापा के साथ है। वो बता रहे हैं कि जो भी गलती हो गई यहाँ पे बात खत्म करो। बात सवाल यहाँ खत्म करने का नहीं है। जिस तरह से जो मोहन बाबू घर की लड़ाई जो सड़क पर लाकर छोड़ देने के बाद जिस तरह मीडिया उनसे रीजन पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, उसी वक्त मोहन बाबू ने हमला किया था। देखिए, इस पूरे विवाद के अंदर एक बात तो साफ है कि मोहन बाबू कल से नाटक कर रहे थे और उनका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो पुलिस की कार्रवाई से और पुलिस के सवाल से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं डॉक्टर, लेकिन अब आगे किस तरीके से उनसे सवाल जवाब होंगे, इस पर भी नजर बनाए रखें। क्या एक्शन लिया जाता है, इस बारे में आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राज्यसभा में अदानी और सोरोस पर हंगामे को लेकर खबर आ रही है, जहां राज्यसभा में सोरोस मुद्दे पर नड्डा बोले, कांग्रेस का सोरोस से रिश्ता क्या? सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान भटकाने की कोशिश। पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। This is a question on the sovereignty of the country and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और
हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्लीज टेक योर सीट्स। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज अ डिजाइन टू डेविएट the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country, देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल संसद के अंदर की लड़ाई कितनी तीखी हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोरोस और अदानी पर छिड़ी जंग के बीच अब सभी विपक्षी पार्टियां राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया। गौरतलब है कि भले ही राज्यसभा में नंबर फिलहाल इंडिया के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से एक कड़ा संदेश देने की उम्मीद कर रहा है। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया हो, और जाहिर तौर पर संख्या बल ना होने के बावजूद विपक्ष यही संदेश इतिहास में दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच किरण रिजिजू की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। क्या हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही मुलाकात के बारे में फिलहाल आनंद, क्या खबर? बिल्कुल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वहां पे मुलाकात कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जो विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, उसका नोटिस दिया जा चुका है, उसको लेकर उनमें चर्चा चल रही है। हालांकि जो 14 दिन जरूरी है, वो 14 दिन का जो क्राइटेरिया है वो नोटिस पूरा नहीं करता, और साथ ही साथ अपोजिशन के पास संख्या बल भी नहीं है। बावजूद इसके जो मैसेज देने की कोशिश है कि जो चेयर है, सभापति जो है राज्यसभा के, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो इसको लेके अभी हालांकि सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने खुद सदन के अंदर ये कहा था कि जो सभापति है वो किसान परिवार से आते हैं और उनका कंडक्ट बिल्कुल सही है, और ये जो अपोजिशन को पसंद नहीं रहा, और लगातार जो सोरोस को लेकर आरोप लग रहे हैं अपोजिशन पे, इन तमाम बातों से ध्यान भटकाने के खिलाफ सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ राज्यसभा में लामबंद है, और यही वजह है कि आगे बात कैसे बढ़े, गाड़ी आगे कैसे बढ़े, चर्चा कैसे शुरुआत हो और कैसे गतिरोध खत्म हो, इसको लेके भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच चर्चा हो रही है। शुक्रिया, नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बता दें राज्यसभा में किरण रिजिजू की तरफ से क्या कहा गया। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है, सभापति के खिलाफ नोटिस शर्मनाक, कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है, कांग्रेस सोरोस का क्या रिश्ता है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है, और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस
सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया बताएं आपको, उससे पहले समझिए राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है क्या। क्योंकि राजनीतिक दल नोटिस तैयार करते हैं और नोटिस पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा में लिखित नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले प्रस्ताव का नोटिस देना जरूरी और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कराना होता है। आपको बता दें, प्रस्ताव पारित कराने के लिए 50% वोट अनिवार्य है और राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी इसे पारित होना जरूरी है। हालांकि लोकसभा में पारित होने के लिए भी 50% वोट चाहिए और लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित हुआ तो हटाना संभव। अब बीजेपी के आरोप आपने थोड़ी देर पहले सुने, इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया जानिए। सोरोस को लेकर आरोप आधारहीन है। आरोप लगाने से पहले लिखित सूचना नहीं दी। अदानी से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के आरोपों को लेकर सरकार लगातार हमलावर है। आप लोग क्यों नहीं मान लेते चर्चा जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो साक्ष्य दे रहे हैं वो न्यायालय पर आधारित है, निवारकीय अदालत में संज्ञान, और संज्ञान तभी अदालत लेती है जब प्रथम दृष्टया कुछ होता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं उसको साक्ष्य नहीं और नियमानुसार नहीं लगा रहे हैं। नियमावली कहती है अगर आप किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो पहले उस पर लिखित रूप से आपको उसे सूचना देनी होगी आरोपों के साथ। वो आपने किया नहीं तो वो एडमिसिबल नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अदालत ने जो संज्ञान लिया है उसमें 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत मोदी सरकार में बैठे लोगों को दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने समन जारी किया है, उसके बाद भी उसमें चर्चा न कराया जाना आपत्तिजनक है, नियमों के खिलाफ है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सारी सदन की कार्रवाई रोक के अडानी मोदी के संबंधों पर वार्ता हो। सर, ये तिरंगा और फूल लेकर के जाना, इसका क्या मतलब? तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज इस देश के शान आन बान का प्रतीक है। उसे जो दे उसको भी सलूट, जो ले उसको भी सलूट। सर, एक और सवाल है, धनखड़ के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव तो ले आए हैं, अब उसके आगे क्या वो चेयर पर फिर भी बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं फिर उपराष्ट्रपति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कुछ नहीं कहना चाहता। ये परंपरा रही है कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो सामान्यतः वो उस समय नहीं बैठता है जिस समय उस पर चर्चा हो। और जल्द आपको बता दें सभापति पर विपक्ष के आरोप क्या हैं, क्योंकि विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, ये आरोप लगाया गया। विपक्ष का माइक बंद करवा देते हैं, विपक्ष के किसी मुद्दे को वो तवज्जो नहीं दे रहे, साथ ही सत्ता पक्ष के सांसदों की ज्यादा सुनते हैं। विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको बता दें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है इस वक्त मुलाकात। इस बड़ी खबर पर आगे भी करेंगे आपको अपडेट, क्योंकि बेंगलुरु के 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और उनका शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट स्थित उनके घर पर फंदे से लटका हुआ मिला। उनके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली जिसमें लिखा था न्याय मिलना बाकी है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले पत्नी और उनके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है। साथ ही उन्होंने मौत से पहले करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने उन हालात का जिक्र किया जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मृतक अतुल सुभाष के परिवार ने इस मामले में इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और बेंगलुरु में एआई इंजीनियर सुसाइड मामले में जिस तरीके से ये केस दर्ज हुआ है, परिवार ने अतुल की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, पत्नी के परिवार के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। खुदकुशी के लिए उकसाने का ये मामला जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा। अतुल के भाई ने बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसका एक हिस्सा अब आप देखिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूं, बैंगलोर में रहता हूं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं।
पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आपको बता दें, अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट 24 पन्नों का है। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। सुसाइड नोट में बेटे व्योम के नाम एक मैसेज है। पैसों के लिए बेटे के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं। उत्पीड़न से तंग आकर जान देने की इस सुसाइड नोट में बात कही गई है। चौबीस पन्नों का ये सुसाइड नोट। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में क्या लिखा है देखिए। प्यारे बेटे व्योम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही अपनी जान दे रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है। मैंने तुम्हें आखिरी बार तक देखा था जब तुम 1 साल के थे। जब तक मैं जिंदा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तब तक वो तुम्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे दादा दादी चाचा और मुझसे पैसा वसूलते रहेंगे। मैं अपने माता पिता भाई को बेवजह परेशान होता नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए भी नहीं, मैं तुम्हारे जैसे 100 बच्चों को अपने पिता के लिए कुर्बान कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने जैसे 1000 पिता कुर्बानी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के हैरासमेंट की वजह नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता कि क्या तुम कभी पिता का मतलब भी समझ पाओगे, लेकिन मैं पिता होने का मतलब समझता हूँ। मेरे पिता मेरे लिए खास हैं, वो मेरा गर्व है। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था। एक पिता और बेटे के रिश्ते को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। काश बेटा मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता था। अतुल सुभाष के भाई विकास ने उनके सुसाइड नोट के बारे में जानकारी दी, जिसमें अतुल ने लिखा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया तो कोर्ट के बाहर के गटर में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाए। कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोग इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा यही लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियां बहा दी जाए। इस बीच दहेज उत्पीड़न के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। एक दिन पहले दहेज उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में जानिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के आरोप खारिज करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 498A FIR रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की। पत्नी ने आपसी दुश्मनी में परिवार के खिलाफ केस किया। कई बार धारा 498A का गलत इस्तेमाल होता है। पति उसके परिवार के खिलाफ दुरुपयोग की शिकायत और 498A के तहत दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया जाता है। लेकिन अब बर्बर बांग्लादेश का सबसे बड़ा कबूलनामा देखिए। हम आपको अब 4 अहम खबरें बताने जा रहे हैं जहां बांग्लादेश की हर साजिश एक्सपोज होगी। बांग्लादेश सरकार में बैठे कुछ लोग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश का खुलासा है। बात यूनुस सरकार के कबूलनामे की। पहली बार बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हुए जुल्म की भी बात मानी है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भारत में भी एक्शन होगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी किसे जवाब देंगे ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़े एक्शन की तैयारी किसने की, जानिए। आपको फिलहाल बता दें, बांग्लादेश हिंसा पर यूनुस सरकार के कबूलनामा, जहां 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक 88 हमले हुए। हिंदुओं पर हमले की 88 वारदातें हुई हैं। हमले में शामिल 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, दुनिया भर में विरोध के बाद बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार की बात तो मान ली है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 88 वारदातें हुई हैं और घटनाओं के सिलसिले में 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश ने यह तो माना है कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश ने कुल 88 वारदातों का जिक्र भी किया, लेकिन हकीकत
कुछ और ही बयां करती है। बांग्लादेश में 8 डिवीजन हैं। इनमें खुलने, आपको बता दें, हिंदुओं पर हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं खुलना में हुई हैं, जहां हिंदुओं के 295 घर और कारोबारी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। दूसरे नंबर पर रंगपुर डिवीजन, यहां पर 219 अल्पसंख्यक ठिकानों को नष्ट किया गया है। और मैमन सिंह डिवीजन भी है, जहां 183 ठिकानों को बर्बाद किया गया है। साथ ही राजशाही 155 धार्मिक इमारतों को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। ढाका डिवीजन में ही हिंदुओं की 79 संपत्तियों को तहस नहस किया गया, जबकि 12 साल में 68 ठिकाने तबाह किए गए हैं। इसके अलावा चटगांव, जहां 45 भवन को जमींदोज कर दिया गया, और साथ ही सिलहट, जहां पर 25 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब खासकर मंदिरों पर हमलों की बात, क्योंकि मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई, जहां आग तक लगा दी गई। भगवान जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों तक को नुकसान पहुंचाया गया। सतखीरा जिले के जेसुरेश्वरी काली मंदिर में तो हद ही हो गई। इस सिद्धपीठ में दिन दहाड़े मां काली का सोने का मुकुट चुराया गया, वो मुकुट जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चढ़ावे में दिया था। चटगांव में तो अलग अलग जगहों पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। ढाका में भी ढाकेश्वरी मंदिर पर हमले की धमकी, लेकिन पुलिस और सेना ने बची कुची साख बचाने की खातिर इस मंदिर को बचा लिया। पटुआखाली जिले में हमलावरों ने हिंदुओं के घरों और उनके मंदिरों में आग लगाई। दिनाजपुर में भी एक नहीं बल्कि बहुत अलग अलग जगहों पर ऐसे घर और मंदिर जहां आग लगा दी गई। सिलहट जिले में कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो चंद मिसालें हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ऐसी हजारों तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। अब खुफिया एजेंसीज के सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर साजिश को लेकर यह खुलासा। आपको बता दें, हरकत उल जिहाद ने बनाई 50 आतंकियों की टीम, और हरकत उल जिहाद ने 50 आतंकियों की जो टीम बनाई है, आतंकी मॉड्यूल ISI को भी इसे सपोर्ट है। साजिश में यूनिस सरकार के 3 सलाहकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, उससे मोहब्बत, और जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, उससे नफरत। आज के बांग्लादेश का सच है, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का ही सूत्रधार पाकिस्तान है, लेकिन मोहरा बांग्लादेश। सूत्रों के मुताबिक भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले की साजिश रची जा रही है, और इसी साजिश में बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। इसके लिए जेल से फरार 50 अपराधियों और आतंकियों की बकायदा टीम बनाई गई है। इन आतंकियों को बकायदा ISI ने ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान हथियार, पैसे, ट्रेनिंग से बांग्लादेशी आतंकियों की मदद कर रहा है। इस पूरी साजिश में पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी भी शामिल है, और जानकारी के मुताबिक इस आतंकी प्लान में अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार भी शामिल हैं। अब ये आतंकी बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले या फिर उन्हें उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि भारत और बांग्लादेश में तनाव बढ़े और आपसी रिश्ते स्थायी रूप से खराब हो जाए। फिलहाल जानकारी मिलते ही बॉर्डर पर भारतीय जवान भी अलर्ट हैं, ताकि वक्त रहते आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ट्रंप की सरकार को मजबूती से चलाने के लिए ऑफिसर्स की तलाश शुरू हो गई है, और कौन ट्रंप सरकार के किस विभाग में तैनात होगा, इसकी खोज पूरी होने के बाद अब इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि ऑफिसर्स को चुनने में सबसे अहम भूमिका एलॉन मस्क और उनके सहयोगी निभा रहे हैं। अमेरिका के बड़े उद्योगपति और CEO ऑफिसर्स का साक्षात्कार ले रहे हैं। ट्रंप सत्ता संभालने का इंतजार कर रहे हैं, और पहले दिन से ही ताबड़तोड़ काम करने के लिए एक मजबूत टीम बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उनकी नीतियों और फैसलों को अमल में लाने के लिए मजबूत टीम और तेज तर्रार अफसरों की जरूरत होगी। अमेरिका में इस बार अगर कुछ नया हो रहा है तो वो है सरकारी अधिकारियों को चुनने में सिलिकॉन वैली के उद्योगपतियों का जबरदस्त हस्तक्षेप।
ओरेकल के 6 संस्थापक अफसरों की नियुक्तियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बिजनेसमैन मार्क एंडरसन भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। अमेरिका के कई सीईओ अफसरों के इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका में एक्स के मालिक इलॉन मस्क नजर आ रहे हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के मुख्यालय में विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ पदों के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इलॉन मस्क के करीबी विदेश मंत्रालय में भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। मस्क ने अपने सहयोगियों को खुफिया और रक्षा विभाग के लिए अफसरों के इंटरव्यू लेने के काम में लगाया है। मस्क ही अफसरों से बजट और प्रशासनिक कुशलता पर सवाल कर रहे हैं। कभी डेमोक्रेट का मजबूत गढ़ माने जाने वाली सिलिकॉन वैली अब खुलकर रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप प्रशासन के साथ खड़ी नजर आ रही है। यानी इस वक्त अफसरों की नियुक्ति के काम में इलॉन मस्क की ही सबसे अधिक चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें 14 दिसंबर को बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की 100वीं जयंती है। कपूर परिवार इस मौके को यादगार बनाने के लिए खास आयोजन कर रहा है। अब सैफ अली खान, करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पूरा कपूर खानदान दिल्ली में मौजूद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए किस तरीके से इस मुलाकात में उन्हें कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। इस मौके पर नीतू कपूर भी मौजूद थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब 100वीं जयंती राज कपूर साहब की, उसे यादगार बनाने के लिए लगभग 3 दिनों तक एक खास कार्यक्रम भी होने वाला है, जहां उनकी खास पिक्चर्स को फीचर किया जाएगा। और इसी के तहत ये वो तस्वीर है जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कपूर खानदान ने मुलाकात करते हुए उन्हें एक स्पेशल इनविटेशन भी दिया है। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, ये तस्वीर सामने आ चुकी है मुलाकात की। हालांकि ये कार्यक्रम होगा कब, जिसका न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? देखिए, राज कपूर के 100 साल पूरे होने वाले हैं और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कपूर खानदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनकी जो 100वीं जयंती आने वाली है राज कपूर की, वो 14 दिसंबर को होने वाली है। और उसी 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। कपूर खानदान की तरफ से करीना कपूर थी समेत तमाम कपूर खानदान के लोग थे और ये उस अवसर पर पूरा एक फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें राज कपूर की जो पॉपुलर फिल्में हैं उनको दिखाया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कैसे फिल्मों के सहारे भारतीय सिनेमा पर राज कपूर ने अपनी छाप छोड़ी है और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में प्रधानमंत्री को ये इनवाइट दिया गया है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका।